नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगू का संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। हमें खेद है कि आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण आपके सामने लाइव आने में समस्या हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए सर्वर डाउन था, इसलिए हम आज का मेरा ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड मोड में करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप इसे तुरंत होने के बाद लगभग 2 बजे के आसपास इस वीडियो को आप देख रहे होंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो कल मैंने आपको इसमें बताया था उसको हम एक बार देख लेते हैं और फिर आगे चलने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि नेपाल का हमने पोर्शन पूरा का पूरा पढ़ लिया था कल, ये मैंने यहां तक आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा, नेपाल तक जब मैंने आपको बता दिया था, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहां पर आते हैं कि नेपाल में हिमालय का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। जो नेपाल है, नेपाल में हिमालय का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और हिमालय का जो विस्तार पाया जाता है तो यहीं पर विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी मानी जाती है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। यह क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने पूछे गए हैं। तो वो सारे की सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। तो इस तरह माउंट एवरेस्ट पे क्वेश्चन हमसे जनरली पूछा जाता है। अगर इसकी वर्तमान ऊंचाई की बात करें तो इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है। कितनी है, पहले इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती थी, 8,848 मीटर मानी जाती थी, परंतु इसकी वर्तमान जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,850 मीटर है। एक तो ये याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं सागर माथा। सागर माथा के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना भाई, नेपाली लोग इसे क्या पवित्र और पूज्य पर्वत मानते हैं, पूज्य चोटी मानते हैं, और इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। सागर माथा का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मांड की देवी होता है। यहां तक क्लियर हो गया आपका कि सागर माता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कौन सा होता है, ब्रह्मांड की देवी होता है। क्लियर है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि इसी माउंट एवरेस्ट को, यही माउंट एवरेस्ट को जब हम सिक्किम में जाते हैं, जब हम सिक्किम में जाते हैं तो इसी माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं माउंट छोमोलंगमा। क्या बोलते हैं, माउंट छोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नाम है, और इसका नाम, इसका माउंट छोमोलंगमा का अर्थ होता है बर्फ की देवी। माउंट छोमोलंगमा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बर्फ की देवी होता है। ठीक है, तो आपको फिर याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालयाज है। हिमालय की और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है, तो नेपाल में है, क्योंकि नेपाल के साथ हम सीमाएं क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। दूसरी चीज, इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में पवित्र पर्वत माना जाता है। तो पवित्र पर्वत माना जाता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इसी पर्वत चोटी को, यानी जो माउंट एवरेस्ट है, इसको ही हम सिक्किम में किस नाम से जानते हैं, माउंट छोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। माउंट छोमोलंगमा, जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कौन सा होता है, बर्फ की देवी होता है। क्लियर है क्या बिल्कुल चीजें आपको, तो ये चीजें आप एकदम क्या रख लेना, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि जो नेपाल है वहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ये भी कल मैंने आपको बताया था, भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान कौन सा माना जाता है, लुम्बिनी माना जाता है। भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान आपका कौन सा माना जाता है, लुम्बिनी माना जाता है। तो यहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु क्षेत्र तो वर्तमान में भारत में आता है, भारत नेपाल सीमा पर, और जो लुम्बिनी क्षेत्र है वो कहां आता है, नेपाल में आता है। और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में वहां पर एक स्तूप बना हुआ है, बहुत ही फेमस स्तूप है। और भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक आपको दो चीजें पता होगी, एक तो कमल और एक सांड। तो कमल और सांड दोनों ही लुम्बिनी में क्या होते हैं, अधिकाधिक पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक आपको, तो आपको यहां थोड़ा सा चीजों को क्या रखना है, याद रखना है। तो ये मैंने आपको बताया था नेपाल के साथ सीमा।
हाल ही में किस देश ने गाय को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है? तो उसका भी आंसर कौन सा हो गया आपका? नेपाल हो गया। हाल ही में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किसका शक संवत पर आधारित है? तो नेपाल का हो गया। और मैंने यहाँ की संसद का नाम कल आपको बताया था, कौन सा? राष्ट्रीय पंचायत। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, ये भी मैं लिख देता हूं। जो माउंट एवरेस्ट है इसको चोटी 15 के नाम से भी जानते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट को हम चोटी 15 के नाम से भी क्या करेंगे? जानेंगे। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको बतानी थी। ठीक है, अब हम इसको जो आगे वाला आने वाला दूसरा देश है उसको देखने की एक बार क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं। उसको देखने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। क्लियर है? अब आपको मैं दूसरा देश बता देता हूं एक बार, कौन सा आपको पढ़ना है इसमें से। देखो, अगला हम देश की तरफ नेपाल के बाद आते हैं। तो नेपाल के बाद जो देश आता है ये हमारा देश कौन सा है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार है। ठीक है, ये देखिए, इसको ध्यान से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखो, यहां कौन सा देश हो गया आपका? म्यांमार हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा, म्यांमार को हम किस नाम से जानते हैं? बर्मा के नाम से भी जानते हैं। जो म्यांमार है, म्यांमार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बर्मा। और उस समय यानी जब इसको बर्मा कहते थे तब इसकी राजधानी कौन सी थी? रंगून थी। कौन सी राजधानी थी इसकी? रंगून थी। तो ये म्यांमार हो गया। अच्छा, म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा है वो लगभग 1643 किलोमीटर की है। ठीक है, आपको बता दिया था नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ जो सीमा है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर की सीमा मानी जाती है। ठीक है, और टोटल जो राज्य हैं कितना आएंगे? 4 राज्य आएंगे। टोटल जो राज्य आएंगे कितने आएंगे? 4 आएंगे। ये चारों के चारों राज्य आपको क्या रखने? इसमें से ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो देखो एक बार, तो देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहला जो राज्य यहां से स्पर्श करेगा वो कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। देखो, म्यांमार से स्पर्श करने वाला जो पहला राज्य हो गया वो कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। अच्छा ठीक है, इससे स्पर्श करने वाला जो दूसरा राज्य हो गया वो कौन सा हो गया? नागालैंड। कौन सा हो गया? म्यांमार से स्पर्श करने वाला नागालैंड। अच्छा, उसके बाद तीसरा राज्य कौन सा हो गया स्पर्श करने वाला? मणिपुर। स्पर्श करने वाला जो तीसरा राज्य हो गया वो कौन सा हो गया? मणिपुर हो गया। और स्पर्श करने वाला जो चौथा राज्य हो गया वो कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। तो ये लाइन से देखो, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ चलोगे तो ये चारों भारतीय राज्य म्यांमार से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको किनारे किनारे म्यांमार में जब जाते हैं तो एक पर्वत श्रृंखला मिलती है। इसका नाम भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसको हम कहते हैं अराकान योमा। इसको हम क्या कहते हैं? अराकान योमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, जो म्यांमार है ये जो देश है, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का देश माना जाता है। यानी आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, जिस संगठन को हम क्या कहते हैं? आसियान। इस संगठन को क्या कहते हैं? आसियान। और आसियान के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। और इन 10 सदस्यों में म्यांमार भी क्या माना जाता है? शामिल माना जाता है। तो म्यांमार से भी भारत के संबंध क्या माने जाते हैं? अच्छे माने जाते हैं। अनेक प्रकार के दर्रे हैं, इन दर्रों के द्वारा सीमावर्ती क्या होता है? व्यापार होता है। और म्यांमार से हमारे मित्रवत संबंध माने जाते हैं। ठीक है, तो कुछ और बेसिक चीजें बतानी है जो मैं आपको एक बार बता देता हूं और उसके बाद फिर अगले देश की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहले इसको मैं बोर्ड पर इन सारी चीजों को एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, म्यांमार, ठीक है, पहली चीज हो गई। अच्छा, अब म्यांमार की अगर राजधानी पूछी जाए कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिदे। म्यांमार की राजधानी को प्राचीन काल में तो कौन सा हुआ करती थी? रंगून हुआ करती थी। में प्राचीन काल में राजधानी कौन सा हुआ करती थी? रंगून हुआ करती थी। और वर्तमान में जो राजधानी है वो कौन सी राजधानी है? नेपिदे मानी जाती है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे हम यहां से। तो भारत के जो राज्य स्पर्श करेंगे, स्पर्श राज्य जो करेंगे वो स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। स्पर्श करने वाले राज्य 4 हैं, चारों लिख देता हूं। पहला राज्य जो स्पर्श करेगा ये कौन सा करेगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो राज्य स्पर्श करेगा वो दूसरा राज्य कौन सा हो गया? नागालैंड। ठीक है, तीसरा राज्य जो स्पर्श करेगा ये राज्य कौन सा हो गया आपका? मणिपुर। ठीक है, और चौथा राज्य जो स्पर्श करेगा ये राज्य आपका कौन सा हो गया? मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं
जो म्यांमार के साथ हमारी सीमा बनाते हैं, और सीमा की कुल लंबाई मैं पहले ही आपको बता चुका हूं 1643 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है। कितनी लंबाई है, 1643 किलोमीटर की लंबाई मानी जाती है। क्लियर है यहां तक चीजें? तो आपको एक बार चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी म्यांमार को प्राचीन काल में, यही लिख देता हूं मैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डिटेल उन देशों के बारे में भी बताएंगे, जो थोड़ी थोड़ी आपकी डिटेल है वो हम उन देशों के बारे में भी आपको बताएंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था, बर्मा। और जब इसे बर्मा कहा जाता था तब इसकी राजधानी कौन सी थी, रंगून थी। जब इसे बर्मा कहा जाता था तब इसकी राजधानी कौन सी थी, रंगून थी। ठीक है, कौन सी राजधानी मानी जाती थी, रंगून मानी जाती थी। तो एक तो ये चीज आपको इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि बर्मा, और बर्मा की राजधानी कौन सी हो गई आपकी, रंगून हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं, आप जैसा कि आपके सामने है कि यहां पर ही रंगून के निकट किसकी समाधि है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट माने जाते थे, बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल साम्राज्य के जो अंतिम सम्राट माने जाते थे, या वो कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें बहादुर शाह टू भी कहते हैं, और जफर की उनको उपाधि दी गई थी, और जफर के उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो एक मैं थोड़ा सा व्यू आपको देना चाहूंगा। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस कारण इन्हें, यानी बहादुर शाह जफर साहब जो थे, इनको अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया, और निर्वासित करके कहां भेज दिया, रंगून। रंगून मतलब आज का वर्तमान का क्या हो गया आपका, ये म्यांमार हो गया। ठीक है, और यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। अभी कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ की यात्रा करी थी, तो बहादुर शाह जफर की समाधि पर भी गए थे, ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। ठीक है, एक यहां पर जो बर्मा आपका म्यांमार है, ये चर्चित किसको लेके रहा था, ठीक है, ये बौद्ध मठों को लेकर चर्चित है, बौद्ध मठों को लेकर चर्चित है, इसलिए इसको कहते हैं स्वर्णिम पैगोडों का देश। स्वर्णिम पैगोडों का देश, स्वर्णिम पैगोडों के देश के नाम से क्या करा जाता है, जाना जाता है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहते हैं। तो स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। भाई स्वर्णिम पैगोडों का देश हम किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। और म्यांमार में क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठों की संख्या क्या मानी जाती है, अत्यधिक मानी जाती है। जो बौद्ध मठ है उनकी संख्या क्या मानी जाती है, अत्यधिक मानी जाती है। फेमस बौद्ध मठ माने जाते हैं। जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी है वो भी कौन से धर्म को मानती है, बौद्ध धर्म को मानती है। और यहीं से आपने देखा होगा कई लोगों को निकाला जा रहा था, भाई वो मुस्लिम थे उनको निकाला जा रहा था, जिनका मूल स्थान बांग्लादेश माना जाता है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा क्या हुआ था, विवाद हुआ था। कौन से मुसलमान हो गए, रोहिंग्या। किन मुसलमानों को निकाला जा रहा था यहां से, रोहिंग्या मुसलमानों को। तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी कौन सा देश चर्चा में रहा था, ये म्यांमार चर्चा में रहा था। ठीक है, एक दो फैक्ट और है म्यांमार के बारे में जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक या महिला है जो म्यांमार से संबंध रखती है, इनका नाम है आंग सांग सू की। ये महिला है, इनका संबंध कहां से माना जाता है, म्यांमार से माना जाता है। म्यांमार की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, वर्तमान में यहाँ की विदेश मंत्री भी थी। इन्हें यूएनओ के अवार्ड, पीस पुरस्कार, काफी ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो मानवाधिकार है उनके लिए क्या किया था, कार्य किया था। और लोकतंत्र की जो गतिविधियां उनके लिए वर्क करने वाली महिला मानी जाती है। कौन सी, आंग सांग सू की। और एक आपको पर्वत श्रृंखला बताई थी यहां पर मैंने, अराकान योमा। कौन सी पर्वत श्रृंखला बताई थी, अराकान योमा पर्वत। तो अराकान योमा पर्वत भी कहां पर पाए जाते हैं, म्यांमार में पाए जाते हैं। तो एक तो किसके लिए फेमस माने जाते हैं, मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा के लिए फेमस माने जाते हैं। और दूसरा माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो भारत के हिस्से हैं, इसी के अवशेष हैं, इसी के अवशेष हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, तो ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है ये कहां पर है, म्यांमार में है, बहुत ही फेमस है। किस लिए फेमस मानी जाती है, मानसूनी वर्षा के लिए फेमस माना जाता है। इसके द्वारा क्या होती है, मानसूनी वर्षा होती है। तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। और दूसरा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत के,
ये अंडमान निकोबार अराकान योमा के डूबे हुए शिखर माने जाते हैं, यानी इनडायरेक्टली किसके अवशेष माने जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको, तो आप एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले देश की बात करेंगे। तो अगला जो देश है भारत से सीमा बनाने वाला, यह कौन सा देश माना जाता है? भूटान। और भूटान के साथ जो सीमा है भारत की, वो कितनी बनती है? 699 किलोमीटर की बनती है। तो पहले भूटान से जो भी भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं, जो भी भारतीय राज्य भूटान से स्पर्श करेंगे, तो उनके पहले आपको नाम बता देता हूं और फिर उसको क्या चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आप एक बार, यहां पर पहाड़ी देश हो गया कौन सा? भूटान। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। अब जब इसको देखेंगे हम भूटान को, तो देखो यहां पर कि भूटान की सीमा किस किस देश से क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो देखो, एक तो भूटान की सीमा कौन से देश से स्पर्श कर रही है? सिक्किम से। तो पहला देश तो कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे से ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, तो दूसरे नंबर पे देश कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल। इसकी सीमा भी भूटान से स्पर्श कर रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे तो नीचे से कौन सा देश है? असम। ये कौन सा राज्य? असम। तो असम तीसरा हो गया, असम की सीमा भी भूटान से क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा हो गया? ईटानगर। जो फोर्थ नंबर है, चौथा नंबर है, तो चौथे नंबर पे आपका कौन सा हो गया? ईटानगर हो गया। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो भूटान की सीमा है वो कितने भारतीय राज्यों से स्पर्श करती है? 4। सिक्किम और अरुणाचल तो एक एक तरफ है भाई, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर हो गया ना, तो अरुणाचल और सिक्किम तो एक तरफ है, और नीचे आपके ये दो से और क्या करेगी? स्पर्श करेगी, ठीक है। और एक पहाड़ी राज्य माना जाता है जो एक तरफ यहां से किससे टच होता है? ये तिब्बत। किससे स्पर्श करता है? तिब्बत से स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखवा देता हूं कि भूटान से स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य है, भूटान से स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। अब ये 4 भारतीय राज्यों के एक बार नाम लिख देता हूं। एक भारतीय राज्य तो आपका कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। सिक्किम के अलावा आपका दूसरा जो भारतीय राज्य हो गया वो हो गया पश्चिमी बंगाल हो गया। तीसरा भारतीय राज्य जो हो गया असम हो गया। और चौथा जो भारतीय राज्य है ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्पर्श करते हैं। भूटान में तिब्बत के पठार से स्पर्श करता हुआ देश है, इसलिए तेज तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती है, इसलिए इसको भूटान को कहते हैं द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स के नाम से भी इसे क्या करा जाता है? जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स के नाम से जाना जाता है, यानी तूफानों का देश। क्या बोला जाता है इसे? तूफानों का देश बोला जाता है, या तूफानों के देश के नाम से क्या करा जाता है? जाना जाता है। क्या बोला जाता है? तूफानों का देश इसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अभी भी वैसे तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, तो यहां पर जो एक तरह से संसद बना रखी है, परंतु अभी भी जो मैक्सिमम अधिकार है वो किसको प्राप्त है? शासक को प्राप्त हैं, ठीक है। अच्छा, भूटान के बारे में ये तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो इसका फटाफट। इसका जो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हो एक बार, कि लोकतंत्र में शासक भी है। शासक का नाम जिनने कई बार भारत के मुख्य अतिथि बने, ठीक है, जिग्मे खेसर नामवांगचुआल। और साथ में यहां पर संसद भी है, तो मंत्री सरकार सब प्रॉपरली लोकतांत्रिक देश में जैसे चुने जाते हैं उस तरह से चुने जाते हैं। दोस्तों, पहले यहां पर किसी प्रकार के विदेशियों को आने की इजाजत नहीं थी, परंतु वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से इसे समृद्ध करने के लिए, ताकि पर्यटन की दृष्टि से क्या हो सके? ये समृद्ध हो सके, इसलिए यहां पर क्या करा गया कि पर्यटकों को आने की आजादी दी गई। भारत मित्र राष्ट्र है भूटान का, तो इसलिए भूटान आने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर वीजा नहीं चाहिए। एक सामान्य पत्र होता है, एक परमिशन लेटर होता है, उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज मैं और इसके बारे में, भूटान के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि भूटान की जो राजधानी है, भूटान की जो राजधानी मानी जाती है, ये मानी जाती है थिम्फू। ये तो भूटान की क्या मानी जाती है? कैपिटल मानी जाती है। भूटान की राजधानी कौन सी मानी जाती है? थिम्फू मानी जाती है। परंतु ध्यान रखना, यहां का जो मुख्य शहर है वो कौन सा है? पारो। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा क्या है? हवाई अड्डा है। सबसे बड़ा शहर और हवाई अड्डा
ये कौन सा माना जाता है? पारो माना जाता है। कौन सा माना जाता है? पारो माना जाता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही में 0 कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है, 0% कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश माना जाता है। 0% क्या करता है? कार्बन का उत्सर्जन करता है। और यहीं पर हम दोबारा इसको दूसरी चीज देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि यहां पर जो आकलन किया जाता है, जैसे पूरी दुनिया में पैसों का आकलन और वो सारा किया जाता है, वो किससे किया जाता है? जीडीपी से किया जाता है। परंतु दुनिया का ऐसा देश माना जाता है जहां पर आर्थिक वृद्धि, ठीक है, कितनी हो रही है, आर्थिक विकास कितना हो रहा है, वो जीडीपी से न देखकर किससे देखा जाता है? भूटान में जीएनएच से देखा जाता है। किसके माध्यम से देखा जाता है? जीएनएच, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के नाम से जानते हैं। यानी समृद्ध और खुशहाल उसे माना जाता है जिसके पास धन ज्यादा है या आर्थिक रूप से समृद्ध है, उसको नहीं माना जाएगा। यहां पर पैमाने अलग हैं। उसे खुश माना जाएगा जो दूसरों का सहयोग करता हो, मित्रवत भावनाओं से रहता हो, गरीबों का सम्मान या बड़ों का सम्मान करता हो, या किसी तरह से अपने काम से और अपनी जो अर्निंग है उनसे संतुष्ट रहता हो। उन सब को मिलाकर एक सूचकांक बनाया गया है और इस सूचकांक को हम क्या कहते हैं? ये जीएनएच के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें बात क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बता दिया जो भारत के पड़ोसी देश है, एक अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा है, पर वो सीमा डायरेक्ट नहीं होके कैसी है? इनडायरेक्ट है। इसलिए उसके बारे में जब मैं और चीजें पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लो पहले आप, फिर मैं एक आपको सूचना दे देता हूं। देखो, आप आज क्या थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा नेटवर्क और सर्वर की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए लाइव क्लास हमारी नहीं हो पाई। जो मेरी आपके सामने 1 बजे लाइव क्लास होती है, वो किन्हीं इन कारणों से कोशिश बहुत की हमने, पर वो हो नहीं पाई, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए आज वाली ये जो 1 बजे वाली क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है और आपको ये प्रोवाइड की जा रही है रिकॉर्डेड मोड में। तो आपको जो समस्या है उसके लिए हमें खेद है। और अब आप तुरंत इसके बाद मेरे लेक्चर खत्म होने हो जाएगा, तो लगभग ये मान के चलिए 2 बजे के आसपास ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में आपके सामने उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे और इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।